हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़ को, जहां पर हम 2 क्वेश्चन सीरीज़ को पैरेलल कर रहे हैं। साथ में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें हम आज चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लेंगे। चैप्टर 13 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। साथ साथ हम प्लस 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को चला रहे हैं, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ बहुत बड़ा नंबर होता है क्वेश्चन का, जो कि इनफ है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। जब आप देखेंगे तो आप जब तक आप 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ को करेंगे, आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बाहर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन आपके सामने से होकर गुजर चुकी होगी, तो आपको नीट में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसको सॉल्व करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हर सब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हैं, जो सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। The ultimate electron acceptor of respiration in an anaerobic organism is। तो देखिए कि मतलब जो वायवीय जीव जो होते हैं उनमें सबसे अंत में इलेक्ट्रॉन स्वीकार कौन करता है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने वाला क्या है। ठीक है, तो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब O2 का यूज़ होगा वहाँ पर। हमें पता है रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ETS कहते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपका O2 यूज़ नहीं होता है, CO2 भी नहीं निकलती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल अणु बनते हैं। ये पायरुविक एसिड जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ये पहले एसिटिल जो एंजाइम ए है उसमें कन्वर्ट होते हैं। इसके दौरान एक CO2 निकलेगा। ठीक है, CO2 कहाँ निकला, मतलब जब पायरुविक एसिड जो है, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तब एक CO2 निकलता है। ठीक है, अभी भी मतलब ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, इसमें अभी तक ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती है। जब ये एसिटिल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाता है तब एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जो क्रेब्स साइकिल में भाग लेगा और CO2 और H2 को रिलीज़ करेगा। तो मतलब CO2 और H2 कहाँ रिलीज़ होंगे, जो क्रेब्स साइकिल में भाग लेगा तब रिलीज़ होंगे। ठीक है, उसी से एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, O2 का इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके सबसे लास्ट में ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, हमारा ऑप्शन बी, मतलब ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें सबसे अंत में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाय। तो देखिए फास्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, फास्फोराइलेशन जो होता है उसका मीनिंग है फास्फेट जो होता है उसको ऐड करना। देखिए सबसे पहले हमें पता है ग्लूकोज जो होता है वो हमें एक ग्लाइकोलिसिस जो है, आपने ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से लर्न करना है, कौन किस में कन्वर्ट होता है। हम देखते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, कन्वर्ट होता है, और वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 में, फिर वो कन्वर्ट होता है आपका फ्रक्टोज 16 ठीक है 16 डाइफास्फेट में, जिसमें एक ATP कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज 16 फास्फेट को स्प्लिटिंग ऑफ शुगर होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर हम देखेंगे तो कहाँ होता है, फ्रक्टोज 16 फास्फेट। ठीक है, और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें जो एंजाइम की एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फैट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इज फॉर्म। तो अभी हमने देखा कि वहाँ पर क्या होता है,
उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2। थर्ड ऑप्शन इसके लिए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATC इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए ध्यान रखना है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के जो होते हैं यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन होती हैं। जो बाहरी होती है वो सीधे स्मूथ होती है, जबकि अंदर जो होती है वो इनफोल्डिंग होती है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो ये जो यहाँ पर आपको फोल्डिंग दिख रही है इसको क्रिस्टे कहते हैं, जो इनफोल्डिंग दिख रही है उसको क्रिस्टे कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो इनर मेम्ब्रेन में ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा C है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब कि ज़्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। हम ये कॉन्सेप्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में देख चुके हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है वैसे तो पर सेल हम देखेंगे, लेकिन वो उसके काम पर डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर। तो ज़्यादा ATP की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर किसको ज़रूरत है कि जर्मिनेटिंग जो सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड में आपको ऐसा ATP की रिक्वायरमेंट देखने मिलेगी, वो जर्मिनेटिंग सीड है। तो यहाँ पर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा B हो गया। ठीक है, और जो अगर हम देखें एक सेल के जो 70% तक जो एंजाइम होते हैं ना वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो देखिए आपको अभी हमने देखा कि मतलब ATP क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि ATP प्रोड्यूस करता है। वो ATP को क्या हम बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल की मुद्रा बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि उसे पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज ATP। फर्स्ट ऑप्शन इसका सीधे से है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों करते हैं, ATP को जनरेट करने के में सबसे अधिक ATP जनरेट होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, सबसे अंत में जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारा ATP बनता है प्लस हमारा H2O बनता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस गिवन बिलो। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम देखें हाइड्रोजन एक्सेप्टर हमारा हो गया सेकेंड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा हमारा, बी के लिए देखिए आप साइटोक्रोम C। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अगर हम देखें तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटिल कोएंजाइम A। डीकार्बोक्सिलेशन A कीटोग्लूटेरिक एसिड। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हुआ आपका ऑप्शन नंबर A। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें इसमें एक दो भी पता होता है तो हम अपने करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।